तो फिल्म की शुरुआत ही एक शार्प शूटर ड्रासा से होती है, जो स्नाइपर ये काफी टाइम से अपने शिकार के इंतजार में थी और जैसे ही उसका टारगेट सामने आया वो एक ही गोली से उसे मार गिराती है और बाद में जिस बुलेट से उसने अपने टारगेट को मारा था उसी बुलेट का शल अपने पास संभाल लेते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाते हैं लिवाई की तरफ। पता चला है कि वो भी एक शार्प शूटर है और आर्मी का सोल्जर भी रह चुका है। इस टाइम उसे एक फैसिलिटी में मिस बार्थो बुलाती हैं, जो किसी सीक्रेट मिशन के लिए काम करती है। लिवाई के सामने लिवाई की रिपोर्ट चेक करते हुए वो लिवाई से काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी, क्योंकि लिवाई ने 200 से भी ज्यादा किल अपनी एक ही शूट से पॉसिबल बनाए थे। यानी उसने 200 से ज्यादा मर्डर किए थे अपनी स्नाइपर की हेल्प से। उसका निशाना बहुत अच्छा था। अब वो लिवाई से कुछ बातें करती हैं और उसे अपने सीक्रेट मिशन के लिए हायर कर लेती हैं। दूसरी तरफ दोबारा हमें ड्रासा को दिखाया जाता है, जो रशिया में अपने डैड के पास आई है। ड्रासा एक बाउंटी हंटर है, यानी पैसों के लिए वो दूसरों को मारने का काम करती है, लेकिन उसके बाद उसे अपने किए पे काफी पछतावा होता है। वो हर साल उन बुलेट्स के शेल अपने डैड को लाकर देती थी जिनसे उसने अपने टारगेट्स को मारा था, ताकि उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाए। पर अब उसके डैड इन सब चीजों से थक गए थे। वो अपनी लाइफ से थक गए थे जिसमें कोई भी नहीं था। वो अपनी बेटी ड्रासा से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अगर अगले साल 14 फेब तक मेरी मौत ना आई तो मैं खुद ही 14 फेब को अपनी जान ले लूंगा। चाहे उस दिन तुम मेरे पास हो ना हो, तुम जहाँ पे भी हो, एक मर्तबा मुझे गुड बाय कह देना। ये सुनकर ड्रासा भी उदास हो जाती है और वापस चली जाती है। जबकि यहाँ दिखाया जाता है कि लिवाई को हेलीकॉप्टर के जरिए ले आया गया था रशिया और यूएस के बॉर्डर पे, जहाँ उसे एक साल के लिए रहना था, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म करके। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 3 दिन का सफर तय करता है और रास्ते में ही उसे अपना सीनियर भी मिल जाता है, जिसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी और उसे साल के बाद वापस अपने घर जाने का मौका मिल रहा था। सीनियर लिवाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। वो बताता है कि तुम 1 साल में मिलने वाले पहले इंसान हो जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ। खैर, अब वो लिवाई को यहाँ के रूल्स बताने लगता है। वो बताता है, तुम्हें इस टॉवर के ऊपर ड्यूटी देनी है। ये ईस्ट टॉवर हमारा है जो यूएस को रिप्रेजेंट करता है, और इस नदी के पार वो सामने वेस्ट टॉवर वो रशिया का है। ये समझ लो कि ये यूएस और रशिया के बॉर्डर्स हैं। तुम्हें यहाँ रहकर 1 साल तक ड्यूटी देनी है बिना किसी से बातचीत किए। तुम्हारी मेन ड्यूटी यहाँ रहेगी, हर थोड़े टाइम के बाद मशीन गन्स में तुमने बुलेट डालनी है। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाए तो तुम्हें उसे ठीक करना है, और अगर नीचे से किसी तरह की सायरन की आवाज आई तो तुम यहाँ से बहुत तेज भाग जाना, इतना तेज कि 4 किलोमीटर का रास्ता एक सांस में ही पार कर देना। हैरान होकर लिवाई पूछता है, आखिर ये सब क्यों कह रहे हो? तो वो सीनियर बताता है, मुझे मेरे सीनियर ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको उसके सीनियर ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, और यही इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इससे ज्यादा हमें भी कुछ नहीं पता। अब लिवाई उससे एक और सवाल करता है कि आखिर यहाँ पर इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों रखी जाती है? ये सुनकर वो सीनियर उठता है और एक बॉम्ब उठाकर नीचे फेंक देता है। बॉम्ब के नीचे फटते ही बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वो कोई खतरनाक क्रिएचर्स हो। सीनियर बताता है, ईस्ट और वेस्ट टॉवर के दरमियान में ये जो जगह है, इसका नाम है द गॉर्ज। यहाँ पर कोई भी नहीं जाता और मानो जैसे इसके अंदर कोई खतरनाक क्रिएचर्स रहती हो, जिनको ऊपरी दुनिया तक आने से रोकना ही हमारा काम है। अगर ये क्रिएचर्स ऊपर आए तो तुम्हें इन्हें मशीन गन से मार देना है। ईस्ट और वेस्ट टॉवर का बस यही काम है। सारी बातें बताने के बाद ये सीनियर यहाँ से चला जाता है। दिखाया गया कि उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया था, जिसने सीनियर से उसकी कुछ इंफॉर्मेशन ली, यहाँ पर काम करने के बारे में पूछा और फिर उसे लेकर यहाँ से चला गया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही आगे लिवाई की नजरों से दूर जाने पर उन्होंने इस सीनियर की रस्सी काट दी और वो दी गॉर्ज में जाकर गिर गया, जिसका साफ मतलब था कि यहाँ पर जो भी कोई ड्यूटी करता था वो वापस अपने घर नहीं जाता था, और इस चीज के बारे में लोगों को बताया भी नहीं जाता था। यानी अब लिवाई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और उस मासूम को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। खैर, सीन कट होता है और हमें लिवाई की नेक्स्ट डे लाइफ को दिखाया जाता है। उसने अपना काम शुरू कर दिया था। मशीन गन में खत्म हुई हुई बुलेट्स रीलोड की, यहाँ के कुछ सिस्टम चेक किए और उसके बाद ट्रैकिंग डिवाइस को ठीक किया। इसके बाद वो अपने हेडक्वार्टर को सारी डिटेल्स देता है और यहाँ की बाकी चीजें सर्च करने लग जाता है। दिन यूं ही गुजरते रहे।
एक दिन उसे वेस्ट ओवर से मशीन्स चलने की आवाजें आई। उसने सोचा चलो चेक तो करूं। दूरबीन से जब उसने आगे को देखा तो वहाँ एक लड़की थी जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो ड्रासा है। उसे भी लिवाई की तरह वेस्ट ओवर पर जॉब दे दी गई है कि उसने सरहद की रखवाली करनी है और नीचे गॉड्स से आने वाले मॉन्स्टर्स को मारना है। ये दोनों चाहे एक दूसरे से काफी दूर थे लेकिन फिर भी एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन महीनों इन्होंने यही सोचते हुए गुजार दिए कि क्या इन दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। एक दिन दिखाया जाता है कि ड्रासा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठी हुई थी। ड्रासा को कुछ एक्साइटिंग मिल नहीं रहा था तो उसने गोली चलाकर लिवाई को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एक बोर्ड पे लिखकर उसका नाम पूछा तो लिवाई ने उसे बताया कि नाम बताना यहाँ अलाउ नहीं। ड्रासा को थोड़ा अजीब लगता है और वो बोर्ड पर लिखकर लिवाई से कहती है आज मेरा बर्थडे है और मैं जो चाहूँ वो करूंगी। मैं अभी डांस करने लगी हूँ, तुम बस मुझे देखो और बताओ तुम्हारा फेवरेट मूव क्या है। लिवाई बेचारे को तो डांस नहीं आता था, उसने ये बात बता दी। तो ड्रासा ने पूछा फिर आता क्या है। लिवाई ने बताया मुझे बस शूटिंग आती है। ड्रासा ने वही टेस्ट करने का डिसाइड किया और अपने रूम में जाकर एक बोतल रख दी जिसे लिवाई ने भी एक ही शूट में फोड़ दिया और बताया कि वो सच में एक बहुत अच्छा स्नाइपर था। ड्रासा को भी शौक चढ़ता है अपनी स्किल्स दिखाने का। वो भी लिवाई के रूम में रखी हुई एक बोतल तोड़ देती है और फिर लिवाई का रिएक्शन देखने के लिए जैसे ही वो लिवाई के टॉवर पे दिखती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अजीब सी क्रिएचर्स ऊपर चढ़ रही थी लिवाई के टॉवर पर। उसने एक सेकंड नहीं लगाया और धड़ाधड़ शूट करते हुए उन क्रिएचर्स को मारना शुरू कर दिया। लिवाई को भी समझ नहीं आई कि ड्रासा क्या कर रही है। उसने जब नीचे से क्रिएचर्स को ऊपर आते देखा तो फौरन उसने भी अपनी पोजीशन ले ली और धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए ऊपर आने वाली सभी क्रिएचर्स को मार डाला, जिसमें उसका ड्रासा ने भी काफी साथ दिया था। ड्रासा जो लिवाई के टॉवर पे ध्यान दिए हुए थी, उसने अपने टॉवर पर तो देखा नहीं, उसके भी टॉवर पे बिल्कुल उसके करीब एक मॉन्स्टर आ गया। इससे पहले कि वो ड्रासा के ऊपर हमला कर देता, पीछे से ठीक वक्त पर लिवाई उसे शूट करके मार डालता है। मिशन खत्म करते करते सुबह हो जाती है और ड्रासा लिवाई को बताती है कि ये मेरा जिंदगी का बेस्ट बर्थडे था। लिवाई हंसता है और ये दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। अब जितनी मशीन गन्स की गोलियां इन्होंने इस्तेमाल कर ली थी, ये लोग उसे दोबारा फिल करने लग जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं और दिखाया जाता है काफी वक्त गुजर गया है। इस दौरान ड्रासा और लिवाई के दरमियान की दोस्ती काफी बढ़ चुकी थी। ये लोग दूर तो थे लेकिन काफी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते थे। दूरबीन के जरिए एक दूसरे के साथ चेस खेलते थे, ड्रम्स बजाकर एक दूसरे को एंटरटेन करते थे और एक दूसरे से बातें भी करते थे। देखते ही देखते 14 फरवरी का दिन भी आ जाता है जब ड्रासा के डैड ने खुदकुशी करने का डिसाइड किया था। ये दिन ड्रासा के लिए बहुत मुश्किल था और उसने मैसेज लिखकर लिवाई को बताया भी कि ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आई विश कोई इस दिन मेरे पास होता। फिर क्या था, लिवाई अपनी तैयारी शुरू कर देता है। अपने पास मौजूद चीजों से एक गैजेट बनाता है और तार के जरिए वेस्ट टॉवर पे जाने का डिसाइड करता है। एक छोटे से रॉकेट के जरिए अपनी रस्सी वो वेस्ट टॉवर तक फेंक देता है, जिसे पकड़कर ड्रासा अच्छी तरह बांध देती है और आने से पहले लिवाई उसे लिख के बताता है कैसा हो अगर आज हम दोनों डिनर साथ करें। जो सुनकर ड्रासा काफी खुश हो गई और अब लिवाई ने तार के जरिए अपना सफर शुरू कर दिया। आधे रास्ते तक तो वो ग्रेविटी की वजह से चला गया, लेकिन आगे का सफर उसे लटक लटक कर मुश्किल से तय करना पड़ा। लेकिन फाइनली वो अब ड्रासा के पास था। दूसरी तरफ ड्रासा उसको वेलकम करने के लिए फ्लोर्स लिए खड़ी थी, लेकिन इस टाइम लिवाई की हालत काफी खराब थी। 2 घंटे की वो मेहनत करके आया था, उसे फ्रेश होने की जरूरत थी। फ्रेश होने के बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए ड्रासा आखिर बता ही देती है कि आज का दिन उसके लिए क्यों इतना मुश्किल था। वो बताती है कि उसके डैड आज के दिन सुसाइड कर चुके होंगे, इसीलिए वो बहुत दुखी थी। ड्रासा का ध्यान भटकाने के लिए लिवाई उसे अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताने लगता है कि उसके डैड, ग्रैंडपा सारे ही सोल्जर्स थे। बातें करते हुए ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और काफी टाइम एक साथ गुजारते हैं। लिवाई ने रात यहीं गुजारी और सुबह होने पर वापस जाने के लिए अपनी तार से लटक गया, लेकिन गलती से ये तार उसके टॉवर वाले माइन से टकरा गई और बम ब्लास्ट होने की वजह से वो तार टूट गई और लिवाई जाकर सीधा दी गॉर्ज में गिर गया। लिवाई की जान बचाने के लिए ड्रासा भी कुछ पैराशूट्स और गन लेकर दी गॉर्ज के अंदर जंप कर देते हैं, जो पानी से भरा था। इस पानी के अंदर अजीब येलो लाइट थी और हर जगह अजीब और गरीब चीजें थी। इस टाइम लिवाई
एक दरख्त से उल्टा लटका हुआ था और उसके ऊपर काफी सारे पाँव वाला एक बड़ा सा क्रिएचर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे लिवाई अपनी गन से शूट करके मार तो देता है, लेकिन इस सब में दरख्त की वो शाख भी टूट जाती है जिसके साथ वो लटका हुआ था। वो नीचे आकर किसी और क्रिएचर पर गिर जाता है, जो क्रिएचर उसके ऊपर गिरते ही अपना मुंह खोल लेती है और दांतों को उसके जिस्म के ऊपर स्टैब करने वाले अंदाज में लगा देती है। इससे पहले कि ये क्रिएचर लिवाई को पूरी तरह अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती, ड्रासा ठीक वक्त पे यहाँ पहुंच गए इस क्रिएचर के टेंटिकल्स पे शूट करके लिवाई की जान बचा लेती है। इससे पहले कि यहाँ पे लोग रिलैक्स हो पाते, कुछ अजीब से घोड़ों की तरह के क्रिएचर्स के ऊपर अजीब क्रिएचर्स सवार होकर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी क्रिएचर थी वो अपनी असली हालत में नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सारी क्रिएचर्स दो या तीन चीजों का हाइब्रिड हो। जिस तरह ये घोड़े, इनके अंदर से अजीब टेंटिकल्स निकल रहे थे और उनके ऊपर जो इंसान थे वो किसी दरख्त और इंसान की शक्ल के थे। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन्स तान लेते हैं और अपने सामने आने वाले सभी दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली तो इनको यहाँ से वापस अपने टॉवर्स पर जाना था, लेकिन ड्रासा नीचे आते हुए अपनी वो डिवाइस खो चुकी थी जो रस्सी के जरिए इनको ऊपर की तरफ खींचती थी। ना चाहते हुए भी इन्हें इस गॉर्ज के अंदर ही आगे बढ़ना पड़ता है, जहां हम देखते हैं कि पहले जो धुंध इनके इर्द गिर्द येलो कलर की थी वो अजीब तरीके से ब्लू कलर में बदल जाती है और इन्हें यहाँ पर एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जो एक साइंटिस्ट की थी जिन्होंने पहली मर्तबा बॉम्ब बनाया था। इस फैसिलिटी के इर्द गिर्द पूरी एक कम्युनिटी भी थी। ड्रासा और लिवाई ये देखकर हैरान थे कि ऐसे एक पूरी कम्युनिटी तबाह हो सकती है। चारों तरफ इन्हें खतरा ही महसूस हो रहा था, जिससे बचने के लिए ये लोग एक चर्च के अंदर चले गए, लेकिन इस चर्च के अंदर भी खतरा कम नहीं था। यहाँ पर बड़े बड़े स्पाइडर्स थे जिनकी मुंह की जगह इंसानी चेहरे थे और दांत बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और वो एकदम से जंप करके लिवाई और ड्रासा दोनों के ऊपर ही हमला कर देते हैं। ये दोनों इन स्पाइडर्स को अपने ऊपर से उतारते हुए शूट करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक दूसरी फैसिलिटी के अंदर जा घुसते हैं। ये जगह उन्हें किसी लैब की तरह लग रही थी। इसी लैब के अंदर इन्हें एक डीवीडी मिलती है जिसे प्ले करने पे ये एक डॉक्टर की वीडियो थी जो यहाँ पर होने वाले एक्सपेरिमेंट की डिटेल बता रही थी। असल में वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इंसानों के डीएनए पे। वो आम इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना चाहते थे और इन सुपर ह्यूमंस को अपने डिफेंस सिस्टम में यूज करना चाहते थे, यानी वो इन सुपर ह्यूमंस को सोल्जर्स बनाना चाहते थे। लेकिन इन लोगों का एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, जिसकी वजह से इंसानों के डीएनए के अंदर हर चीज का डीएनए मिलने लगा। इसलिए यहाँ पर कई किस्म के हाइब्रिड्स बन गए। दरख्तों के अंदर इंसानों वाला डीएनए चला गया, जबकि इंसानों के अंदर दरख्तों वाला। ऐसे यहाँ पे कोई भी दरख्त मिल सकता था जो इंसानों की तरह बात कर सकता है, चल सकता है, और कोई भी इंसान ऐसा भी दिख सकता है जिसके अंदर से शाखें निकल रही हो। एक अजीब बात वो ये भी बताती है कि इनका एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक हो गया था कि दरख्तों के अंदर ऑर्गन्स भी पैदा होने लगे थे। हत्ता कि यहाँ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी थे, कीड़े भी थे, उनमें भी इंसानों और दरख्तों का डीएनए मिक्स हो चुका था। जैसे अभी हमने एक स्पाइडर देखा, उसके मुंह पे इंसानी चेहरा था। इसी डीवीडी को देखते देखते लिवाई यहाँ पे और भी छानबीन करता है और उन्हें यहाँ थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर मिल जाता है। इस कंप्यूटर को चलाने पर लिवाई के सामने और भी ज्यादा राज खुल जाते हैं। एक सीक्रेट कंपनी के बारे में उसे पता चलता है जो इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के साथ साथ और भी बहुत से खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। इन लोगों ने एक ऐसा मिसाइल भी बनाया था जिसे अगर कहीं पर टारगेट किया जाए तो वो अपने फटने के साथ अपने इर्द गिर्द रेडियस के 4 किलोमीटर एरिया को तबाह कर सकते हैं। ये पढ़कर वो समझ गया था कि आखिर उसके सीनियर्स क्यों किसी सायरन के बजने पर उसे 4 किलोमीटर दूर तक भागने को कह रहे थे। वो इसी मिसाइल के फटने की बात करते होंगे। हो ना हो लिवाई को समझ आ गया था कि ये मिस बार्थो की फैसिलिटी है और वही अपने इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को दुनिया से बचाने के लिए ड्रासा और लिवाई जैसे सोल्जर्स को हमेशा ईस्ट और वेस्ट टावर पर हायर करके रखती थी, जो गॉड से आने वाले हर मॉन्स्टर, हर क्रिएचर को मारकर दुनिया को उनकी सच्चाई से दूर रखें। यहाँ पर मौजूद चीजों से ये लोग पता चला लेते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट के पीछे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, ना ही रशियन गवर्नमेंट का और ना ही यूएस गवर्नमेंट का। इन्हें पता चलता है कि मिस बार्थो यहाँ का सारा काम ड्रोन्स के जरिए करवाती थी, लेकिन फिर भी सारे काम ड्रोन्स और रोबोट नहीं कर सकते थे। जिस तरह ट्रैकिंग डिवाइस चेंज करना, मशीन गन में गोलियां भरना, इस तरह के कामों के लिए उन्हें इंसानों की जरूरत होती थी। इसीलिए ड्रासा और लिवाई यहाँ थे आज।
सारी सच्चाई रियलाइज होने के बाद ये लोग फ़ौरन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान इनके इर्द गिर्द कुछ क्रिएचर्स घेरा बना लेती हैं और इन्हीं का गुमा हुआ वेपन्स का बैग इनके सामने ला कर रख देती हैं। ये इन मॉन्स्टर्स की चाल भी हो सकती थी, लेकिन ड्रासा और लिवाई ने अपना बैग लेने का फैसला किया, क्योंकि अगर इनके पास गन ही ना होती तो ये लोग आगे लड़ते क्या। अब ड्रासा जैसे ही उस बैग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई आदमी उसके पाँव को अपने ट्रैप में बंद करते हुए उसे खींचते हुए एक और जगह पे ले जाता है जो रेड जोन थी। यहाँ पर हर जगह रेड कलर की धुंध फैली हुई थी और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह पहले से ज़्यादा खतरनाक है। लिवाई भी ड्रासा की मदद करने के लिए बढ़ा तो था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ड्रासा मिलेगी कहाँ पर। यहाँ हम देखते हैं कि ड्रासा को इस दरख्त जैसी दिखने वाली क्रिएचर ने उल्टा लटका दिया था। ये एक साइंटिस्ट था जो पहले यही इसी फैसिलिटी में काम करता था और इसका नाम था बी शॉ ड्रासा को जख्मी करके उसका डीएनए चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये लोग अभी नए नए ही इधर गिरे हैं, क्योंकि 5 दिन तक यहाँ रहने वाला इंसान ऐसे ही अजीबोगरीब हाइब्रिड क्रिएचर में बदल जाया करता था। अब ड्रासा तो इस क्रिएचर को अपने लिए खतरा समझ रही थी, इसलिए उसने अपने आप को छुड़वा कर यहाँ इस क्रिएचर के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ते हुए ड्रासा के हाथ यहाँ एक नुकीली चीज़ पे लग जाती है, जिससे बार बार वो इस इंसान नुमा दरख्त के ऊपर हमला तो करती है, लेकिन इन्हें मारना तो जैसे इम्पॉसिबल था। वो बताता है कि मैं इंसानों की तरह ऑक्सीजन से भी सांस ले सकता हूँ और एक दरख्त की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता हूँ। इससे पहले कि अब वो ड्रासा के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता, पीछे से लिवाई एंट्री करता है, दूर से ही उसके ऊपर शूट करता है और उसके बाद आग लाकर उसकी सारी जड़ों को आग लगा देता है। अब ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ से दूसरी तरफ जाना तकरीबन नामुमकिन के बराबर था। इस जगह पे एक अजीब सा जाल फैला हुआ था जो ह्यूमन और प्लांट के डीएनए से बना था। इस जाल के अंदर बहुत सारे ह्यूमन ऑर्गन्स भी थे और साथ ही साथ दरख्तों की जड़ों की तरह ये एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ था। सिंपल लैंग्वेज में कि इंसान और दरख्त यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हुए थे। अब खतरा तो इन्हें मोल लेना ही था। ये लोग एंटर कर लेते हैं उस जाल के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाते हुए ये लोग किसी तरह इस जाल को पार कर ही रहे थे, लेकिन एकदम से ड्रासा का पाँव एक गलत जगह पर रखा गया। ऐसे ही जड़ों वाला इंसानी प्लांट एक्टिवेट हो जाता है और फौरन ड्रासा के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि प्लांट उस पर कुछ करते, लिवाई ड्रासा को खींच के निकाल के बाहर ले जाता है और इस प्लांट को अपनी फायर गन से जला देता है। यही रेड जोन में इन्हें फाइनली एक गाड़ी भी मिल जाती है, जो इनके लिए तो एक तोहफा ही थी। ये लोग उसमें बैठकर गाड़ी चलाते हुए ब्लू जोन में आ जाते हैं। इसी कार के जरिए इन्होंने बहुत ही जल्दी ब्लू जोन को भी पार करके ये लोग येलो जोन में आ गए थे, जहां वो दरख्त की तरह दिखने वाले इंसान दोबारा इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इससे लिवाई निपटता है, जबकि ड्रासा को वो रस्सी मिल जाती है जिसकी मदद से ये लोग ऊपर जा सकते थे, लेकिन इसके नीचे वाला गैजेट, इसीलिए ड्रासा इस रस्सी के साथ जीप को बांध देती है ताकि जीप की मदद से ये लोग ऊपर जा पाए। अब जैसे जैसे ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे, गॉर्ज की क्रिएचर लगातार इनके पीछे पड़े हुए थे। वो इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। ड्रासा और लिवाई दोनों इनसे लड़ते हैं, हारते नहीं। ऊपर चढ़ते चढ़ते भी कार में बैठे हुए ये लोग लगातार उनके ऊपर शूटिंग करते रहे। मारते मारते जब ये लोग थक जाते हैं और अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं तो लिवाई यहाँ पे एक बहुत ही शातिर मूव चलता है। वो अपनी जीप के पेट्रोल टैंक को खोल देता है, जिससे पेट्रोल नीचे गिरकर सारी क्रिएचर्स को भिगो देता है और ऊपर आते ही लिवाई अपनी फायर गन से इन सब को जला देता है और ये क्रिएचर्स यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं और फाइनली ये लोग ऊपर भी आ जाते हैं। इतनी बड़ी हकीकतें इन्हें गॉर्ज के बारे में पता चल चुकी थी अब, और ये लोग इस घिनौने मिशन का हिस्सा बनने वाले नहीं थे। ये दोनों फैसला करते हैं कि जल्द ही ये दोनों ये जगह छोड़कर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बसर करेंगे। ड्रासा लिवाई से शेयर करती है कि फ्रांस में उसके पास एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा वहाँ। इस टाइम में दोनों ड्रासा के यानी वेस्ट टॉवर पे थे। लिवाई ड्रासा से कहता है, मैं इस टाइम अपने टॉवर पे जाता हूँ और वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब सेट कर देता हूँ ताकि वहाँ की सारी चीज़ें तबाह हो जाएं और हमारे बारे में किसी को कोई खबर ना हो। इस टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट करने के बाद मैं उस मिसाइल को पियोन कर दूंगा जो नीचे गॉर्ज को खत्म कर देगा और मिस बार्थो के ये सारे घिनौने एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया को इनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। अपना प्लान बनाने के बाद वो तो ईस्ट टॉवर पे आ गया था, जहाँ आते ही उससे मिस बार्थो कॉन्टेक्ट करते हैं। असल में उसे पता चल गया था कि नीचे गॉर्ज में उनके कंप्यूटर एक्टिवेट हुए थे। वो लिवाई से पूछती है, क्या ये कंप्यूटर्स तुमने एक्टिवेट किए? लिवाई साफ झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं तो नीचे गया ही नहीं। वो समझ गई थी कि अगर लिवाई नीचे नहीं गया तो दूसरी तरफ से ड्रासा नीचे गई होगी
और इन्हें कहीं ना कहीं अब गॉर्ज की हकीकत पता चल चुकी है। इसीलिए फैसला करती हैं कि अगले ही दिन ये ड्रासा और लिवाई दोनों को ही मरवा देंगी, क्योंकि अगर ये दुनिया में आ गए तो ये मिस बार्थो की सच्चाई भी दुनिया के सामने ले आएंगे। अगले दिन दिखाया जाता है कि ड्रासा और लिवाई दोनों ही यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे और तार बांध रहे थे। लिवाई बॉम्ब एक्टिवेट करने की कोशिश में था और उसी टाइम मिस बार्थो पहुंच जाती हैं अपने हेलीकॉप्टर को लिए। मिस बार्थो को देखते ही लिवाई समझ गया कि वो ज़रूर उसे मारने के लिए आई हैं, इसीलिए वो फ़ौरन यहाँ से भाग जाता है और मिस बार्थो के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लोग क्या, उसके ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स सब के सब अब लिवाई के पीछे थे। लिवाई जानता था कि उसे ये सब तबाह करके ही आगे जाना है, इसीलिए वो अपनी स्पीड कम करता है और अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा शॉट मारता है, कई किलोमीटर दूर का। उसने अपनी उस डिवाइस को शूट कर दिया था जो नीचे मिसाइल के साथ कनेक्टेड थी। इस मशीन को शूट करते ही नीचे कुछ ही सेकंड में वो मिसाइल फट जाता। वो शूट करके जितना तेज हो सके वो भागता है। दूसरी तरफ लिवाई भी उसका प्लान जानती थी, वो भी वहाँ से बहुत दूर भाग गई, लेकिन किस्मत को ये मंजूर न था कि ये दोनों मिले। ड्रासा तो उस बम से बच गई, लेकिन लिवाई उस बम की आग की चपेट में आ गया और वहीं पानी में गिरकर मारा गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि नीचे दी गॉर्ज, वो अजीब व गरीब फैसिलिटी ख़त्म हो गई जिससे दुनिया को एक दिन ख़तरा भी हो सकता था। दिखाया जाता है कि ड्रासा बचने के बावजूद भी 5 दिन तक दुनिया में नहीं जाती, क्योंकि असल में वो दिगॉर्ज में रहकर आई थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो 5 दिन तक आबादी वाले एरिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उनके ऊपर किसी भी किस्म के वायरस ने हमला किया होगा तो वो 5 दिन के बाद ही सामने आएगा। 5 दिन तक जब ड्रासा बिल्कुल भी नहीं बदलती तो वो यहाँ से आबादी वाले एरिया में जाने का डिसाइड कर लेती है। काफ़ी अर्से बाद दिखाया जाता है कि ड्रासा आज भी लिवाई को याद करती है। वो लिवाई की लिखी हुई पोइट्री कई मर्तबा पढ़ चुकी थी और आज भी वो पढ़कर रो रही थी। फ्रांस की वो सीक्रेट जगह जिसके बारे में उसने लिवाई को बताया था, वहीं पर उसने एक वेट्रेस की जॉब भी शुरू कर ली थी। एक दिन जॉब करते हुए सरप्राइजिंगली लिवाई उसके सामने आ जाता है। जिस तरह से ये लोग अपने टॉवर्स से एक दूसरे से बातें करते थे लिख लिख कर, लिवाई लिख कर उससे पूछता है क्या मुझे रैपिड पाई मिलेगी जो उन्होंने लास्ट टाइम एक साला डिनर करते हुए खाई थी। ये देखकर ड्रासा की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो एक्साइटमेंट में जाकर लिवाई को गले लगा देती है। और इन लोगों के इस सरप्राइज और अच्छे रियूनियन के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।